हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरतीज़ स्टडी हब। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बीए थर्ड सेमेस्टर के एसी इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 नेचर, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पीकिंग एज अ प्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि प्रेजेंटेशन क्या होती है। अगर एज अ इंट्रोडक्शन दूँ एज अ स्पीकिंग में, तो speaking follows listening. It is a skill that you can cultivate through concise efforts. It is not difficult to speak to our parents, friends, and relatives day by day life, but it's a different when we have to address a small or large gathering. कि कभी कभी ये डिफरेंट हो जाता है कि हम किसी बड़े मंच पर जब हम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, जैसे हम अपनी क्लासरूम में अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम जब जॉब वगैरह में अगर होते हैं तो तब हम अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। सो गाइस, एक और बात, ये जो चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो ये पार्ट 3 है वीडियो का, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर को पार्ट्स वाइज ही डिवाइड करूँगी। 5-6 पार्ट तो मे बी होंगे, पर ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, जिससे कि आपको कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो आगे देखते हैं। देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। फर्स्ट है कंटेंट, सेकंड है स्टाइल। इट इज़ कंटेंट टू आवर प्रेजेंटेशन दैट मैटर मस्ट we if we are clear about we are going to speak, we will able to make an effective speech. मीन्स कि जब हम क्या कर सकते हैं कि जब हम इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं तो हम एक इफ़ेक्टिव स्पीच को, यानी अपनी प्रेजेंटेशन को जब हम क्लियर कर लेते हैं तो इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन भी हमारी बनती है, स्पीच बनती है वो। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट हाउ वी डिलीवर स्पीच। इफ़ वी लैक स्टाइल, आवर स्पीच इज़ गोइंग टू बी इन ineffective. When we talk of style, it involves right pronunciation and word stress, sentence stress and intonation patterns. आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि स्ट्रेस और वर्ड स्ट्रेस में जब हम कई बारी गलत स्ट्रेस लगा के वर्ड को बोलते तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है, ठीक है। अगर हम सेंटेंस की बात बोलें या फिर हम राइट प्रोनाउंसिएशन की बात बोलें कि कई बार हम किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंसिएशन में ले लेते हैं, गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारी स्पीच में इफ़ेक्ट डालता है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं आप मेकिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, कि आप प्रेजेंटेशन को ऐसा इफेक्टिवली कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंटेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आखिर आपका जो प्रेजेंटेशन है किस टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है। ओवरऑल आप बता सकते हैं कि हाँ आखिर क्या है उस प्रेजेंटेशन में। सपोज़ अगर हम किसी टॉपिक से रिलेटेड बोले या फिर हम बोले इंडिपेंडेंस डे हाल ही में गए, ठीक है, कल इंडिपेंडेंस डे था, तो आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस डे पर भी प्रेजेंटेशन बच्चे बनाते हैं, तो प्रेजेंटेशन के तौर पे इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ इंट्रो देते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम अपनी प्रेजेंटेशन को जब भी बनाएंगे तो हम उसमें इंट्रोडक्शन देंगे। इट मस्ट बी ब्रीफ, कंसाइज एंड क्लियर। इट शुड बी मेड एट gathering the attention of audience. A good speaker state the subject of their speech at the outset. They also state the objective and the scope of their speech and clearly, concisely. यानी कि तो वो कंसाइज वे में और एकदम स्पीच करेगा क्लियरली कि हमारी इंट्रो छोटी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए, किसमें, एक इफेक्टिवली प्रेजेंटेशन में। अब देखो उसके बाद दे रखा है इन्होंने एक्सपोजिशन की। एक्सपोजिशन क्या होना चाहिए हमारे उसमें, 1 मिनट, हाँ, कि जो एक्सपोजिशन ये होती है कि दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। द स्पीकर शुड बी to develop the subject logically and systematically, the supporting material, factual details, facts and figures। देखो ये चीज़ें बहुत नीडफुल होती हैं। Need to be logical and accurate. To clear-cut outline of the content help the speaker to remain on the track.
कि एक लॉजिक, एक फिगर, एक फैक्ट होना चाहिए। फैक्ट मीन्स कि सच्चाई होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए। फिगर कि आप फिगर वाइज चले, आप उसको एकदम स्ट्रक्चर में अच्छी तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को एक्सपोजिशन करें। उसके बाद है कंक्लूज़न होना चाहिए कि आप किस तरह का कंक्लूज़न दे रहे हैं। कंक्लूज़न आपका पूरा ओवरऑल होना चाहिए जो आपने बताया अपनी प्रेजेंटेशन में, ठीक है। द स्पीकर शुड बी सम अप द ब्रीफली बिफोर मेकिंग अ कंक्लूसिव statement. The presentation should be have a satisfying and on a note of hope. Countation and और वार्मिंग कि आपकी वार्मिंग मतलब कि थैंक यू आप कह रहे हो, ये चीज़ है इसमें। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन, सेकंड हमें पता होना चाहिए एक्सपोजिशन, और थर्ड हमें पता होना चाहिए प्रेजेंटेशन में कंक्लूजन। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस आपको ध्यान रखनी होनी चाहिए कि वाइल जब आप प्रेजेंटेशन तैयार करें तो हमें ये 5 चीज़ें पता होनी चाहिए वाई, कि आखिर ये स्पीकर जो है, ठीक है, द स्पीकर शुड बी क्लियर एज वाई ही और शी इज़ गोइंग टू स्पीक, कि क्यों स्पीक कर रहा है। टू इन्फॉर्म, टू टीच, टू सेल, टू एंटरटेन एक्सेट्रा। ठीक है, हम किसी को एक तरह से अपनी प्रेजेंटेशन या हम स्पीक कर रहे हैं तो हम किसी को एंटरटेन करने के लिए, कोई चीज़ को सेल करने के लिए, या फिर कोई टीच करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। वर्ड, अब देखो वर्ड का इसमें मीनिंग क्या होता है। वर्ड मतलब क्या, ठीक है। इट मीन्स दैट टाइप ऑफ द ऑडियंस द स्पीकर इज गोइंग टू एड्रेस, इट इज़ द टारगेट ऑडियंस विच डिटरमिनाइज द स्पीकर्स कंटेंट, स्टाइल एंड लैंग्वेज एंड टोन। हमें पता होना चाहिए कि वर्ड कि हम क्या बोल रहे हैं, कि स्पीकर का स्टाइल कैसा है बोलने का, कंटेंट कैसा है, टोन कैसा है, जो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अ स्पीच मेड एन ऑडियंस ऑफ एक्सपर्ट विल बी डिफरेंट फॉर्म ऑफ the one made for common people or children in a both content and style। देखो अगर हम कहें कि एक्सपर्ट या ऑडियंस एक्सपर्ट विल बी डिफरेंट, कि हाँ ऑडियंस एक्सपर्ट होगी इस चीज़ को निकालने में कि एक बच्चा, यानी ही बच्चे की बात करें, या फिर एक अडल्ट टाइप की उसकी बात करें कि किसके कंटेंट में या किसकी प्रेजेंटेशन में ज़्यादा अंतर है बोलने में, ठीक है। सो अब है वेयर। अब वेयर का मतलब क्या है कि where the room or place where you are to deliver your speech matter a lot, कि आप किस स्थान पर या फिर किस प्लेस पर अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर रहे हैं। इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस एंड डिस्ट्रैक्शंस, कि वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। उसके बाद व्हेन every speaker should be keep in a mind the time limit, it is very important to remain focused and complete the speech in the given span time, कि हमें जब स्पीक या प्रेजेंटेशन के लिए कुछ टाइम दिया जाता है, तो जैसे सपोज हमें 5 मिनट्स दिए गए तो हमें 5 मिनट्स से अकॉर्डिंग ही अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट और उसी अकॉर्डिंगली अपनी प्रेजेंटेशन या फिर हमको अपनी स्पीच को हमें रेडी करना चाहिए, उसी ही टाइम लिमिट के अंदर अपनी स्पीच को देना चाहिए। क्योंकि कई बार ये हम देखते हैं कि जब बड़े बड़े स्पीच देते हैं तो लोग अक्सर बोर हो जाते हैं और फिर उसको आगे समझना बंद कर देते हैं, चाहे वो कितनी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो, ठीक है। अब उसके बाद समझेंगे हाउ इट implies the deliver of speech। it involves the selection of use of the word tone and the body and language, बॉडी लैंग्वेज की। हाँ ये इम्प्लाइज क्या करता है कि मतलब कि हमारी जब हम डिलीवर स्पीच कर रहे होते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, टोन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपने पढ़ा होगा कि हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन जो हम बोल रहे हैं वर्ड्स हैं, हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसे कम्युनिकेशन होती है जिसमें हमारे हाथ पैर, हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है बोलते टाइम वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। ये देखो यहाँ पे कुछ टास्क दे रखे हैं, इसको आप खुद करो, ठीक है। जब आप इसको खुद कंप्लीट करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आखिर इसमें क्या है। प्रीव्यूइंग द टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं ये करवाने लगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी जिसमें आपको समझ नहीं आएगा। इसके साथ आंसर्स भी हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो यू कैन सी, ठीक है, कि आप इसमें से देख सकते हैं। फिर उसके बाद देख सकते हैं ये भी टास्क वगैरह है। अब देखो टेकिंग नोट ऑन द मेन पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, जैसे आपने देखा हमने पीछे पढ़ा, अगर आपने वो चीज़ ध्यान से सुनी है तो आपको ये जितने भी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड पैराग्राफ सबको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
उसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा पैराग्राफ ही है, ठीक है। मैंने ये PDF बना दी, अगर किसी को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पे मैं आपको ये पूरी PDF ला के, मतलब पूरी PDF मैं आपको अपलोड कर दूँगी। देख सकते हैं ये भी है। उसके बाद अर्बनाइजेशन एक टॉपिक आ जाता है। देखो क्या होता है कि अगर आप रेगुलर हो तो आपके टीचर मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो MSTs है वो किस में से डाल देते, बुक में से ही डाल देते। तो ये सारे जितने भी हैं कि यहाँ से आप देख सकते हो। अब देख सकते हैं कि टेकिंग नोट ऑन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन के लिए आप जब पूरा पैसेज पढ़ोगे पिछले वाला, ठीक है, उसमें आपको ये सारा, जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग कि जो 1900 था उसमें 200 मिलियन और 13% क्या था, हमारे पॉपुलेशंस था, ठीक है। ये सारी जितनी चीज़ें आप इसको पढ़ लोगे अच्छे से। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रेजेंटिंग नंबर्स की, आप किस तरह से जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो कैसे नंबर को प्रेजेंट करेंगे, लार्ज नंबर में आप करेंगे, अप्रॉक्सीमेट फिगर्स में आप। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, कि जब आप प्रेजेंटेशन में या फिर जब आपको पैसेज वगैरह लिखने को मिलेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें आपको नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, उसमें आपको अप्रॉक्सीमेट फिगर्स, कंपेयर, नियरली, अराउंड, राउंड ऑफ, लार्ज नंबर्स, इन सब का यूज़ करना है। हम डायरेक्ट नंबर नहीं यूज़ करते इसमें ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे कुछ फिगर, यहाँ पे फिगर्स दे रखी हैं। ये भी आपको दिया जा सकता है कि यहाँ से आप चूज़ करके देखिए। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे सकते हैं। उसके बाद आपको या फिर आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने को दिए जा सकते हैं, या फिर आपको उसके ऊपर एक पैसेज दिया जा सकता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक बात ज़रूर ध्यान से सुनना, जब आपको बोला जाए पेपर में कि आपको पैसेज देख के बनाना है, अपने वर्ड्स में देख के रीड करके बनाना है, तो आप प्लीज़ उसको एक ही पैसेज में बनाएं, ठीक है। एक से ज़्यादा पैसेज में आप बनाओगे तो आपके मार्क्स ज़रूर कटेंगे, ठीक है। हो सके तो उस एक ही पैसेज में आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डालना विद कंक्लूजन, विद इंट्रो, ठीक है। ज़्यादा लिखोगे तो मार्क्स ऑब्वियसली कटने ही है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये भी सारा जो भी है इसी रिलेटेड ही है, ठीक है। रीजंस ऑफ रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। देखो ये सारा आप खुद रीड करोगे, क्योंकि देखो अब आप बड़े हो चुके हो, तो ये नहीं कि आपको छोटे बच्चों की तरह रीड करवाया जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रीडिंग क्या होता है। अब रीडिंग एज अ टेक्स्ट बुक में इन्होंने क्या बताया है, देखते हैं। रीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। केयरफुल रीडिंग लीड्स टू गुड comprehension. There are other factors which also help us develop, 1 minute, which also help to despair a task. Often we have to something else related the topic, and we have infer from our own previous, ठीक है। मतलब कि इन्होंने क्या बताया कि रीडिंग एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल होती है। जब हम रीड करते हैं एक कॉम्प्रिहेंशन को, तो हमें पता चलता है उसके अंदर के टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। फिर उससे हम रिलेटेड टॉपिक से भी अगर हमसे पूछा जाए कि हमें रीड करने से रिलेटेड कुछ बताना है अपने शब्द में, जब हम अच्छे से रीड कर रहे हैं, हमारी रीडिंग स्किल्स जब अच्छी होगी, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप रीड करो। रीड अच्छे से करोगे तो आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होगी। क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो उससे क्या होगा कि आप अपने आप से बहुत अच्छे तरीके से पैराग्राफ लिख सकोगे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही हो जाता है। उसके बाद reading experience, pictures and diagrams are other tools that add the process testing a understanding a task. As we'll read a text, we comes across the example which act supporting evidence to carry forward the ideas. An intelligent reader is one who is able to, ठीक है, कि वो एबल करता है इन सब चीज़ों को, पहले बातें प्रिडिक्ट करता है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज़, उसके बाद इवेलुएट करना है कि एविडेंस को इवेलुएट करना मतलब अपनी तरफ से सोचना। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रीडिंग पता होनी चाहिए। रीडिंग एक कम्युनिकेशन स्किल्स होती है जो हेल्प करती है हमें क्रिटिकल थिंकिंग में, उसके लिए हमें टॉपिक तैयार करने में हेल्प करती है। उसके बाद हम कह सकती है कि ये डायग्राम से हम उसको समझ सकते हैं या फिर टेक्स्ट से हम समझ सकते हैं। उसके बाद एक इंटेलिजेंट रीडर क्या करता है, हमेशा एक प्रिडिक्ट करता है इसको टेक्स्ट के बारे में कि अगर है तो इसमें क्या हो सकता है। उसके बाद आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज़ कि उसके अंदर कोई कॉम्प्रिहेंशन है, कोई पैराग्राफ है, उसके अंदर क्या मेन आइडियाज़ हो सकते हैं। उसके बाद इवेलुएटिंग सपोर्टिंग एविडेंस कि उसके अंदर कौन सी इवेलुएटिंग है जो सपोर्टिंग है, कि जो हम चुन के लिख सकते हैं अपने उसमें। उसके बाद देखो
आप कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं, आप इनको अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको ज़रूर समझ आएगा। जैसे कि डी डेजर्टिफिकेशन जो है, डेजर्टिफिकेशन देखो, जो आपको ये सारा चैप्टर है बेस जो है जितना भी इन्वायरमेंट और नेचर पे है, तो आपको ये जितने भी पैराग्राफ्स मिलेंगे ज़्यादातर आपको डेजर्टिफिकेशंस इन सब से मिलेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है, नेचुरल कॉजेज़ क्या है डेजर्टिफिकेशन के, ह्यूमन कॉजेज़ क्या है, ओवर कल्टिवेशन, ओवर गैदरिंग, ये सब इसके कारण है। उसके बाद आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, कि आप देखो जब आप डेजर्टिफिकेशन का पूरा अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, या आप पूरा खुद पढ़ोगे उसके बाद जब आप खुद सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। बट इसमें ऑलरेडी सॉल्व है तो आप उसको सॉल्व कर लेना। अगर नहीं आता तो जैसे कई बार आपको फॉर और अगेंस्ट भी आ सकता है कि हाँ आंसर्स में आप फॉर और अगेंस्ट भी लिखो, ठीक है। एक सेकेंड। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूजिंग, एक देख सकते हैं आप लोग, ये आपको दे रखा होगा यहाँ पे, ये सारा जो दे रखा है आपको, ये सारी चीज़ें दे रखी है, इसको आप कर लोगे आराम से। उसके बाद आप देख सकते हैं ये भी इससे रिलेटेड जितना भी है ये भी प्रोग्रेसिव फॉर्म जो दे रखे है, आइडेंटिफाई द यूजिंग प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या हो सकता है इस चीज़ का। आपको ना ऐसे ये भी दिए जा सकते हैं कि आप इसमें प्रेजेंट परफेक्ट चुने, आप प्रोग्रेसिव क्या है, मतलब कि आपको टेंस वगैरह ये सब छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्रिटिकल थिंकिंग दी जा सकती है उससे रिलेटेड, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका। अब देख सकते हैं आप लोग कि जितना भी है ये सारा आपका, अब ये आप खुद रीड करोगे आपको खुद पता होगा ये सब, कि देखो मैन मेड कॉजेज आ सकते हैं, नेचुरल कॉजेज आ सकता है कि आपको पूछ लिया जाए। अब देखो एक ये भी चीज़ है कि एनालिटिक द स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ, कि एनालाइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ, एनालाइजिंग द मतलब कि एनालाइज कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको पता होना चाहिए कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टाइटल क्या है आखिर किसी भी टॉपिक का, ठीक है। मतलब टॉपिक चुनना है आपको उस ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर जो पैराग्राफ है इसमें से दिया गया टॉपिक चुने। जैसे कि मैंने ये सॉल्व कर रखा है पहले से, एक सेकेंड, ये बार बार, हाँ। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये क्या है, ये जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उससे रिलेटेड पैराग्राफ है। तो इसमें पूरा पैराग्राफ दे दिया गया, ठीक है। और इससे ये पूछा गया है कि आपको लाइन वाइज निकालना है कि कौन सा सेंटेंस किससे रिलेटेड है। जैसे कि टॉपिक सेंटेंस कौन सा है, एंड एक्सप्लेनेशन कौन सी है, अदर एग्जाम्पल कौन सा है, कंक्लूजिंग सेंटेंस कौन सा है, एंड एग्जाम्पल, ठीक है। और डेफिनेशन क्या है। मतलब कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उस समय आपको टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, आपको कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या होता है, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, सबको पता होना चाहिए। इसीलिए आप एक अच्छा स्ट्रक्चर एज अ पैराग्राफ जब आपको लिखने को मिलेगा तो आप लिख सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। सो आज की वीडियो यहाँ तक की, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, नेक्स्ट पार्ट कल परसों तक आ जाएगा चैनल पे। प्लीज़ अपने चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई क्वेरी है आपके मन में, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना। और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स तक। क्योंकि देखो अगर अभी से पढ़ोगे तो तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और तभी आपकी CGP अच्छी आएगी। सो प्लीज़ सपोर्ट करें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बार बार मैं आपसे कहती हूँ, आपका ही चैनल है। और टेलीग्राम ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन करो अगर आपको PDF चाहिए, क्योंकि आप में से कई बच्चे कहते हैं कि PDF चाहिए। पर अगर आपको PDF चाहिए तो आपका टेलीग्राम ग्रुप देखो ज्वाइन करना होगा, ऐसे कहीं से PDF आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी। सो हैप्पी लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।